हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9th के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 7 के ठीक है, इसमें वाणिज्य गणित के बारे में बात करने वाले हैं। राशियों की तुलना कैसे करते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में परसेंट भी बोलते हैं और परसेंटेज भी कहा जाता है। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत को हम लोग, चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं नोट कर दिया हूँ। प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 से है। इसे इस सिंबल से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चिन्ह से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत बराबर आप 1/100। इसका अर्थ है कि प्रतिशत प्रति 100 से है। प्रतिशत का जो अर्थ है वो क्या है, प्रति 100 से है। तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखिए मैं यहाँ पे मान के चले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि किसी स्टूडेंट को 50 में, ठीक है, 50 नंबर में उसको 48 मिला है। तो हम लोग अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इसको हम लोग इसलिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 96%। तो इस प्रकार से परसेंट हम लोग निकाले हैं। अब इसमें देखिए प्रतिशत के कुछ नियम भी है, जैसे कि कोई संख्या अगर भिन्न संख्या या मान के चलिए बटे में है, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में है, तो उसमें हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ 100 का गुना करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए कोई एक संख्या है 7/8। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ 100 का गुना कर दूंगा और फिर इसको सॉल्व करूँगा। तो मेरे को यहाँ से इसका परसेंटेज मिल जाएगा आपका 87.5%। तो देखिए ये परसेंट के रूप में आ रहा है, मतलब परसेंटेज हमेशा, ठीक है, 100/100 में लिया जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ से मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये मैं परसेंटेज में चेंज कर दिया। अगर मैं इसको मान के चलिए 40% है कोई संख्या, ठीक है, 40% को अगर मैं चेंज करूँगा संख्या में, तो देखिए इसको चेंज करने के लिए क्या करूँगा, 40 के बटे के नीचे 100 लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो 40 के साथ 1/100 का गुणा किया, ऐसा आया। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आगे इसको हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2/5। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप भिन्न संख्या से प्रतिशत में चेंजेस कर सकते हो और प्रतिशत से भिन्न संख्या में चेंजेस कर सकते हैं। बटे वाला संख्या रहेगा, भिन्न संख्या रहेगा, तो आपको क्या करना है, 100 का गुना करना है। और अगर प्रतिशत में कोई संख्या है तो उसके बटे के नीचे 100 लिखना है और फिर आपको हल करके आंसर लाना है। तो इस प्रकार से प्रतिशत क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे आपको प्रतिशत का अनुप्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। अभी देखिए आपको मैं प्रतिशत का अनुप्रयोग में बताऊंगा बट्टा या छूट क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो बट्टा और छूट क्या चीज़ है उसके देखिए। बट्टा या छूट जो है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब जैसे मान के चले मैं दुकान से कोई एक वस्तु का कोई एक पेन का एक पैकेट ले लिया जिसके ऊपर लिखा था, मान के चलिए, ठीक है, 50 रुपये लिखा हुआ है। मतलब उसके ऊपर अंकित किया हुआ कितना, 50 रुपये। अब मान के चलिए एक पैकेट पेन का रेट अगर 50 रुपये उसमें लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार मेरे से कितना रुपए में, ठीक है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपये, जो कि उसके ऊपर अंकित है। अब देखिए अंकित मूल्य 50 है और मान के चलिए दुकानदार ने मेरे को कितना रुपए में बेचा, उस सामान को मान के चलिए 40 रुपये में दे दिया मेरे को। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब जो वस्तु पे दुकानदार हमको बेचते हैं कोई सामान, या फिर हम लोग किसी सामने वाले को कोई सामान जितने रेट में बेचेंगे उसी को उसका क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमको कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 रुपये है। तो अब हम लोगों को कितना छूट मिला इसको हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में घटाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ये बट्टा या छूट मूल्य का सूत्र लिखते हैं। और इसमें देखिए अंकित मूल्य
माइनस क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य की जगह पे इसको नोट करेंगे 50 रुपये, और विक्रय कितना में बेचा, 40 रुपये। तो इस प्रकार से ये देखिए जो 10 रुपये हमको प्राप्त हुआ है, ये 10 रुपये क्या प्राप्त हुआ, छूट। अब जो छूट है, जो हमको छूट मिला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा कहते हैं। तो आगे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे इन सभी टॉपिक के बारे में। तो इसको देखते रहिए। पहला हमारा है मूलधन। अब मूलधन क्या है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मान के चलिए मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर कैपिटल भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो मेन जो मूलधन है, ठीक है, इस मूलधन को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जब हम लोग कोई व्यक्ति किसी साहूकार, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या महाजन या बैंक से कुछ धन उधार लेता है, तो यह उधार लिया गया धन क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए आप अपने मित्र से कोई पैसा लिए, जैसे 10 रुपये उधारी ले लिए, तो वो जो 10 रुपये आप सामने वाले से उधारी लिए, उस पैसे को क्या बोलेंगे, मूलधन कहेंगे। अब मूलधन के बाद, मूलधन तो आपको समझ में आ गया होगा। किसी को जो पैसा हम लोग कुछ उधारी देते हैं, या किसी से कोई भी पैसा हम लोग क्या करते हैं, उधारी लेते हैं, उन पैसे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं। दूसरा नंबर हमारा जो टॉपिक है, ये होता है ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये ब्याज देखिए क्या होता है, उसको आपको समझना जरूरी है कि जब हम लोग किसी से कोई पैसा उधारी लेते हैं, तो उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है, तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है। यह अतिरिक्त धन ही ब्याज कहलाता है। मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं अपने मित्र से 10 रुपये उधारी लिया, और मैं उसको कहा कि मैं तेरे को 2 दिन बाद दूंगा, ठीक है, 2 दिन बाद 10 रुपये रिटर्न करूंगा, लेकिन 10 रुपये का साथ तेरे को 1 रुपये अतिरिक्त दूंगा। मतलब कितना रुपए दूंगा मैं, 11 रुपये। तो ये जो 1 रुपये अतिरिक्त दिया मैं, इस अतिरिक्त धन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ब्याज बोलते हैं। तो इस प्रकार से ब्याज जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, उसके बारे में अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये जो साधारण ब्याज है, ठीक है, ये क्या होता है। जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए ही एक ही दर पर लगाया जाता है, तब उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। अब किसी एक निश्चित दर पे लगाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलिए कोई अ, ठीक है, किसी से उधारी लिया है, मान के चले 100 रुपये उधारी लिया, और बोले कि 100 रुपये का 20%, ठीक है, 100 रुपये का 20% ब्याज देना पड़ेगा, और ये 20% का ब्याज मैं कितने साल तक लूँगा, 4 वर्ष तक। तो 4 साल तक देखिए ये जो 20% है, ये 4 साल तक रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले साल में 20%, फिर दूसरे साल में 30% देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 4 साल तक उससे जो 100 रुपये का ब्याज लेगा, वो कितना परसेंट लेगा, 20%। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिशत है, ये क्या है, 4 साल तक एक ही जैसा रहेगा, ठीक है, निश्चित रहेगा। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि निश्चित दर पर, ठीक है, निश्चित समय पर और निश्चित दर पर, मतलब निश्चित प्रतिशत पर दिया गया धन क्या कहलाता है, ठीक है, जो धन दिया जाता है और उस पर जो ब्याज लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। अब देखिए इसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए इसको साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको ब्याज तो समझ में आ गया। अब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा कि ये असल में होता क्या है। साधारण ब्याज तो आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज में क्या करते हैं कि हम लोग जो पैसा देते हैं, ठीक है, या फिर किसी को उधारी देते हैं, तो वो पैसा क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित दर पे दिया जाता है। ठीक है, तो उस ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ये थोड़ा सा अलग होता है।
इसमें जब उधारी ली गई धनराशि का ब्याज समय पर ना देकर उसे धनराशि में जोड़ दिया जाता है और फिर से उस धनराशि का ब्याज के प्राप्त योग पर ब्याज लगाया जाता है, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके इसमें समझाता हूँ। मान के चलिए मैं अपने दोस्त से 100 रुपये उधारी लिया और कहा कि तू अगले महीने दे देना, लेकिन अगले महीना दे नहीं पाया। ठीक है, 2 महीने के लिए मैं इसको उधारी लिया, मान के चलिए मेरे से 100 रुपये। तो फिर ये देखिए, ठीक है, 2 माह के लिए उधारी लिया है 100 रुपये। अब मान के चलिए ये दे नहीं पाया पहली महीना, तो फिर इस पे हम लोग ब्याज लगा के मान के चलिए इसका रुपए हो गए 110 रुपये। ठीक है, मैं इस पे 10% का ब्याज लगाया, तो ये देखिए 100 रुपये का मेरे को कितना देना था उसको, वो कितना देगा मेरे को 110 रुपये। अब 10 रुपये देगा तो 100 और 10 कितना हो गया 110। अब 110 रुपये का मान के चलिए, ठीक है, 100 रुपये उधारी लिया मेरे से और उसके बाद 10% ब्याज मिला के 110 रुपये मेरे को देने वाला था रिटर्न, लेकिन वो नहीं दे पाया। तो मैं अगले महीना, ठीक है, दूसरा महीने में क्या करूँगा, इस 110 का फिर 10% निकालूंगा, तो कितना निकलेगा 11 रुपये। अब मेरे को ये 11 रुपये भी देगा। ठीक है, 10%, ठीक है, 110 का जो 10% है वो कितना है आपका 11 रुपये। अब 11 रुपये और 110 रुपये मिलके हो जाएगा 121 रुपये। अब देखिए यहाँ पे जो मूलधन है वो 100 था, फिर दूसरे महीने नहीं पटा पाया, तो मूलधन कितना हो गया अभी 110। ठीक है, अभी 110 का फिर ब्याज लगा। ठीक है, पहले 100 रुपये का ब्याज तो लगा ही था, लेकिन वो पटा नहीं पाया, तो 110 रुपये हो गया। ठीक है, 100 का 10% 10 रुपये, तो 100 और 10 कितना हो गया 110। अब 110 भी पटा नहीं पाया, तो इसका फिर 10% हम लोग निकाले, तो कितना निकला 11 रुपये। तो 11 और 110 हो गया 121। तो इस प्रकार से देखिए जो मेन पैसा था, ठीक है, उस पैसे को छोड़ के हम लोग ब्याज का भी ब्याज लगते जा रहा है इसमें। तो इस प्रकार से ब्याज का भी ब्याज लगने वाले जो ब्याज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से ये गोल गोल घूमता रहता है और धीरे धीरे ब्याज बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद वाला टॉपिक है देखिए मिश्रधन। अब मूलधन और ब्याज को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो जो हमको पैसा मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन का सूत्र क्या होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साधारण ब्याज का देखिए सूत्र हमारा होता है, ठीक है, बराबर के बाद मैं लिखता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक, और बटे 100 होगा। इसको आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को SI इस प्रकार डॉट देके आप लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, मूलधन दर समय, मूलधन मतलब जो मेन पैसा, दर मतलब जो परसेंट पे देते हैं कि 10% ब्याज लगेगा, 20%, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दर। और इसमें समय, जितना समय 2 वर्ष 3 वर्ष 10 15 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं इसलिए ये हो जाएगा P, दर को रेट कहा जाता है अंग्रेजी में इसलिए रेट का R आ गया इसमें, और समय को टाइम कहते हैं इसलिए T, और बटे 100 का 100। इस प्रकार से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो भी आपको सुइटेबल लगे उसको आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र तो हम लोग देख लिए, अब देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ठीक है, इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फार्मूला होता है, हिंदी में लिखेंगे तो आप इसको चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से दर्शा सकते हैं क्योंकि C मतलब कंपाउंड और I मतलब इंटरेस्ट। तो CI इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं A माइनस P, क्योंकि मिश्रधन को A से दर्शाते हैं और मूलधन को P से दर्शाते हैं, इसलिए आप लोग A माइनस P लिख सकते हैं और ये दोनों कैपिटल में रहेगा। उसके बाद देखिए इसको मैं आगे भी ऐसे चेंजेस करके लिख सकता हूँ।
यहाँ पे देखिए आगे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताया अभी तक, अभी बताऊंगा कि मिश्रधन का सूत्र होता है P, और उसके बाद होता है 1 प्लस R/100, और ऊपर घात इसमें n मतलब समय। तो टाइम के जगह पे आप n भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है। और देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस p का p, मैं खाली मिश्रधन के जगह पे मिश्रधन का सूत्र लिखा, माइनस का माइनस, p का p। अब इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, p को अगर मैं बाहर कॉमन लेता हूँ तो देखिए ये इस रूप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस R/100, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, क्योंकि p हट गया, बाहर चला आया, तो इस प्रकार से 1 बचा। तो इस प्रकार से आप इतने रूप में लिख सकते। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को हिंदी में मिश्रधन माइनस मूलधन, या फिर इंग्लिश में a माइनस p, या फिर मिश्रधन के जगह पे मिश्रधन का सूत्र लिखने पर और इस प्रकार से p कॉमन लेने पर आप CI इक्वल टू p ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100 और इसका घात n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें बचा एक ही आपका मिश्रधन। अब मिश्रधन का सूत्र आपको मैं यहाँ पे लिख के दे चुका हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ। हिंदी में आप अगर मिश्रधन का सूत्र लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं मिश्रधन बराबर, आप यहाँ पे लिख पाएंगे, मिश्रधन बराबर लिख पाएंगे ब्याज धन मूलधन, ठीक है, ब्याज धन मूलधन। या फिर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं p और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100 और यहाँ पे n। इस प्रकार से ये जो सूत्र है ये आपका होगा मिश्रधन का सूत्र है, इसको ये से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से अभी ये जो वाणिज्य गणित वाला चैप्टर है, इसमें जितना भी टॉपिक था वो पूरा मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब इसमें और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।